हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस आर देयर? तो देखिए इस बात को याद रखिएगा कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन की दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। हार्मोन्स, ये केमिकल्स क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। अब केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए, देखिए केमिकल्स बहुत हैं बॉडी के अंदर। सलाइवा इज अ केमिकल, आंसू इज अ केमिकल, स्वेट इज अ केमिकल, यूरिन इज अ केमिकल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर केमिकल्स। अभी हम पीछे एक चैप्टर पूरा देख के आए ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का, उसके अंदर हमने कई सारे केमिकल्स की बातें की हैं। बॉडी में कई सारे केमिकल्स हैं। व्हाट सेपरेट्स अ हार्मोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द केमिकल्स? वो ऐसी क्या चीज है जो हार्मोन्स को बाकी केमिकल से डिफरेंशिएट करती है, अलहदा करती है? तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा, इसके लिए एक बात याद रखिएगा कि हार्मोन्स का ताल्लुक होता है खबर रसानी का। किसका? खबर रसानी। खबर रसानी किसको कहते हैं? आपने एक जगह से किसी चीज को रिलीज करवाया, वो चीज दूसरी जगह जाती है और वहां पर जाके कुछ काम स्टार्ट करा देती है। दरअसल हुआ क्या कि मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया मेरे स्टमक को कि तुमने काम करना है। कभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि जब आप परेशान होते हैं तो आपको एसिडिटी ज्यादा होती है? कभी किसी ने नोटिस किया ये? एनीवन नोटिस दिस बिफोर? कि जब आप परेशान होते हैं, टेंशन में, तो आपको एसिडिटी ज्यादा होती है। अब कोई बंदा बोले आके यार ये कैसे पॉसिबल है? मसले परेशानी का जो गढ़ है वो तो ये है, यहां है, ये मैदा यहां पर रखा हुआ है, इसका एसिडिटी से क्या ताल्लुक है? क्योंकि ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का, तो वो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है जिससे आपकी जो स्टमक के हार्मोन्स, एक स्टमक में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि तमाम जो एंजाइम्स हैं उन सब की रेगुलेशन वगैरह कराता है ना। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये आपके स्टमक की मूवमेंट को और इसमें एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। पता ये चला कि ब्रेन में अगर टेंशन परेशानी फंसी हुई है तो उसका असर बॉडी के पार्ट्स में भी आएगा। अब कोई बंदा बोले सर ब्रेन से तो कोई नाली जाती नहीं है सीधे स्टमक तक, ब्रेन तो यहाँ महदूद है ना, स्टमक तो यहाँ है, तो इनकी तो नाली है ही नहीं, इनका कनेक्शन तो है नहीं, तो कनेक्शन कैसे हो रहा है? कनेक्शन हो रहा है बाय दीज, ये क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। ये केमिकल सिक्रीशंस हैं। ये केमिकल सिक्रीशंस कौन सी हैं? ये वो केमिकल सिक्रीशंस हैं जो कि खबर रसानी का काम करती हैं। ब्रेन ने कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है स्टमक को, हार्मोन। स्टमक ने इंफॉर्मेशन कहीं और भेज दी, हार्मोन। ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेज दी किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी को, हार्ट को भेज दी मिसाल के तौर पे। आप बोलोगे सर हार्ट को कैसे भेजी जाती है इंफॉर्मेशन? तो वो मैं अभी उसके ऊपर आऊंगा, मैं उसके ऊपर आऊंगा, मैं तफसीली गुफ्तगू करने वाला अभी पूरी बात करने के बाद। अब दूसरी, पहले मैं हार्मोन की बात हो गई, अब आ जाओ अगर मिसाल के तौर पे मुझे केमिकल इस्तेमाल नहीं करना तो फिर मेरे पास एक दूसरा रास्ता क्या? तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता है नर्वस कोऑर्डिनेशन का। In this coordination, I am going to use nerves. बॉडी की नर्व्स इस्तेमाल करने वाला हूं। अब नर्व्स कभी इस्तेमाल किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे, if I am not utilizing my energy in the synthesis and production or release of chemicals, I can use nerves. मैं नर्व्स यूज कर सकता हूं। अच्छा, अब नर्व्स का सीन जो है ना वो ये है कि नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई है, ब्रेन से भी निकलनी है, सब कुछ हर जगह निकलनी है। सवाल लोगों के दिमाग में ये पैदा होता है कि सर हम केमिकल को क्यों यूज करते हैं और नर्व्स को क्यों यूज करते हैं, जबकि दोनों का काम एक जैसा ही है, दोनों खबर रसानी का काम कर रही है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह लेके जा रही है, तो हम हार्मोन्स का काम, हार्मोन्स को इस्तेमाल में क्यों लेके आते हैं या हम नर्व्स को इस्तेमाल में क्यों लेके आते हैं? ये मैं एड्रेस करने लगा हूं। लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए क्लियर कट कि कोऑर्डिनेशन के दो रास्ते हैं, या तो केमिकल के जरिए या नर्व्स के जरिए। केमिकल से के जरिए होगा तो उसमें हम हार्मोन्स को लेके आते हैं जो सिक्रीशंस हैं रिलीज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन सिक्रीशन रिलीज करते हैं तो वो ब्लड के जरिए मूव करती हैं, एंड देन सो सारी मामला उसके अंदर होते हैं। वो ग्लैंड्स के जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पिछली क्लास में शायद बात हुई थी, आप लोगों के साथ ही बात हुई थी, मुझे याद नहीं पड़ा कि ग्लैंड्स और ऑर्गन में फर्क क्या होता है। ऐसे ही होता है ना, बात हुई थी आप लोगों से पिछली क्लास में, ग्लैंड्स और ऑर्गन में क्या फर्क होता है, ऐसा था? यस और नो? यस। तो आपने उसमें क्या बताया? आपने कहा सर हर ग्लैंड ऑर्गन होता है लेकिन हर ऑर्गन ग्लैंड नहीं होता। मिसाल के तौर पे जबान एक ऑर्गन है, ग्लैंड नहीं है। तो फिर ग्लैंड क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लैंड का काम सिक्रीशन करना होता है।
सलाइवरी ग्लैंड है। अब मिसाल के तौर पे अपना मुंह देखें ना, अगर हम अपना मुंह देखें मिसाल के तौर पे, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द माउथ, ये कोई बंदा है, इसकी नाक है, ये उसका मुंह है, ठीक है, ये उसकी ज़बान है किसी बंदे की, ठीक है, ये आपके पास बंदे का मुंह आ गया लेट सपोज, क्योंकि बंदा उसकी ज़बान वबान भी है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर ज़बान के नीचे सलाइवा का एक ग्लैंड का सिक्रीशन होती है, हमारे पास यहाँ पर होती है, और हमारे पास यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? सलाइवा के ग्लैंड्स होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं। तो ये ग्लैंड्स तो हैं, लेकिन ये क्या रिलीज कर रहे हैं? सलाइवा। तो ये ऑर्गन भी है और ये ग्लैंड भी है, लेकिन जबान इटसेल्फ क्या है? ये जबान जो बनी हुई है आपके पास यहाँ पर, ये जबान कोई सिक्रीशन रिलीज नहीं कर रही, बट इट्स एन ऑर्गन। तो ये ऑर्गन होगी, ग्लैंड नहीं कहलाएगी। तो याद रखिएगा कि वो ग्लैंड्स के जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको एक खास नाम दिया जाता है, उनका नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या नाम होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जरा एक फर्क समझ लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ताकि आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए मामला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हम आगे जाके भी बातें कभी ना कभी पढ़ेंगे, बट इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें समझा दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये मेरे पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, और इन ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर कोई सिक्रीशन मुझे रिलीज करनी है ना। अब ये एक आपके पास सेल का ग्रुप है जिसमें से एक डक्ट जा रही है आगे बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो मामला कुछ इस तरह से है कि अगर मुझे यहां पर मेरा ये सेल है ना, गौर से देखना, इस सेल ने कोई सिक्रीशन बनाई है, तो ये नाली के जरिए बाहर जा रही है। दिस इज द नाली, दिस इज द नाली, जिसके जरिए मेरी कोई सिक्रीशन बाहर जा रही है। दूसरा सीन समझो, दूसरा सीन समझो, मेरे पास दूसरे सीन में कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स के साथ मेरे पास यहां पर जो है वो एक ब्लड कैपिलरी जा रही है। क्या जा रही है? ब्लड कैपिलरी, ब्लड की कैपिलरी जा रही है। मेरे पास एक सिक्रीशन आती है, कैसी सिक्रीशन है? कोई भी सिक्रीशन है, वो मैं किस में डायरेक्टली डाल रहा हूं? ब्लड के अंदर। अब दोनों में मसला समझो, दोनों में फर्क समझ रहे हो? एक ये है, एक ये है। इसमें क्या है? इसमें कोई डक्ट नहीं है, नाली नहीं है। मुझे अगर कुछ बनाना है तो मुझे डायरेक्टली उस बने हुए बनाए चीज को, जो भी केमिकल है, उसमें कहां भेज रहा हूं? ब्लड के अंदर। वो ब्लड से होती हुई ब्लड में फ्लो करती हुई यूं जा रही है। दूसरी तरफ हमारे पास एक दूसरी तस्वीर है, उस दूसरी तस्वीर में क्या है? मेरे पास जो कोई मवाद बन रहा है वो नाली के जरिए सेल से बाहर जा रहा है। किसके जरिए? नाली के जरिए सेल से बाहर जा रहा है। अब देखो, एक को, इन दोनों को अगर मैं अंग्रेजी जबान में नाम देना चाहूं तो मैं कहूंगा डक्ट, डक्ट कहते हैं नाली को, लेस, डक्ट लेस ग्लैंड। क्या कहूंगा मैं? डक्ट लेस। ऐसे ग्लैंड्स की जिसमें डक्ट नहीं होती, नाली नहीं होती, ये क्या है? डक्टेड ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स के जिनमें नाली मौजूद है। अब मुझे बताओ, मसला समझ में आया? एक ऐसा सेल है जो नाली के जरिए अपनी सिक्रीशन को बाहर निकाल रहा है, एक ऐसा सेल है जो बगैर नाली के अपनी सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर निकाल रहा है, उसके बाद नाली नहीं है, कोई ट्यूब नहीं है, कोई डक्ट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो भाई? हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये फर्क समझ रहे हो दोनों के दरमियान में? क्या फर्क है? एक ये है, एक ये है, दोनों क्या है? ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड के सेल्स हैं, ठीक हो गया। अब इनको नाम दे देते हैं, बड़ा अच्छा सा नाम दे देते हैं, हम नहीं देंगे, पहले से लोगों ने दिया हुआ है, हम क्या अपने ऊपर क्रेडिट लेंगे किसी चीज का। तो क्या नाम है? इनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड वो जो अपनी सिक्रीशन कहां निकाल दे? ब्लड में। और एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? हार्मोन। वो जिनके पास डक्ट होती है उनको क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एग्जाम्पल सुनो जरा, एग्जाम्पल सुनो जरा, मजे की एग्जाम्पल सुनो। फर्क भी तो होना चाहिए ना, एग्जाम्पल से तो फर्क समझ में आता है। सलाइवा जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे मुंह में, सलाइवा जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे मुंह में, स्वेटिंग जो हमारी स्किन से हो रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स HCl वगैरह जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है जिससे खाना हजम होता है, वो सारे क्या हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो सारे क्या हैं? एक्सो, यानी उनमें नाली होती है और वो नाली बाहर की तरफ निकलती है। एग्जाम्पल देखो, यहां पर छोटी छोटी सी नालियां बनी हुई होती हैं जो हमारे मुंह के अंदर खुल रही होती हैं। कहां खुल रही होती हैं?
हमारे मुंह में खुल रही होती हैं, यानी वट एवर दी सलाइवा इज प्रोड्यूस वो नालियों के जरिए हमारे मुंह में आता है, मुंह में आता है। तो पता ये चला कि सलाइवा, स्वेट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हाजमे में मदद कर रहे हैं चीजों के, वो सारे क्या है? एक्सोक्राइन। सर एंडोक्राइन क्या है? फिर सबसे मशहूर एग्जांपल देने लगा हूं, इंसुलिन लगाते हैं ना। इंसुलिन कौन लगाता है? शुगर के पेशेंट्स लगाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं। अब इंसुलिन लगाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीशन रिलीज होती है, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीशन रिलीज होती है। आपके खानदान में शायद किसी बंदे को, बंदी को, घर में किसी को थायराइड का इशू, गले का होता है, थायराइड कहते हैं, टॉन्सिल्स नहीं कह रहा, थायराइड कह रहा हूं, उसकी दवाइयां चलती हैं। हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड है, ये वर्ड सुने कभी? खानदान में होता है लोगों को बीमारी थायराइड, भाई इनको तो थायराइड की बीमारी है, इनको दवाई खानी पड़ती है सुबह में उठ के या शाम में उठ के या इस तरह से कुछ करके दवाई खाते हैं। नहीं सुनी? चलो अच्छी बात है, ये वर्ड सुन लो, क्योंकि अब आप लोग डॉक्टर बनने के करीब जा रहे हो तो खानदान में पता होना चाहिए, कोई प्री मेडिकल के बच्चे हैं, हल्के बच्चे नहीं हैं। थायराइड यहाँ होता है गले में, ये हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तकरीबन तमाम फंक्शंस को। मिसाल के तौर पे हार्ट रेट कितना है, सांस कितनी तेजी से आ रही है, घर बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज है या स्लो है। कुछ लोग होते हैं ना बैठे बैठे गर्मी लगने लगती है, कुछ लोग आपने देखे होंगे उनको सर्दी में भी स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं होती, ऐसे लोग होते हैं। टॉन्सिल्स नहीं होते, ये टॉन्सिल्स नहीं, टॉन्सिल्स तो अलग सीन है, टॉन्सिल्स तो अलग सीन है, वो तो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये थायराइड कहलाता है, थायराइड। तो बहरहाल किसी ने अगर सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना कोई बात नहीं, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इसीलिए तो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर कि हम इसमें पढ़ते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा मालूमात भी देते जाते हैं बच्चों को। ठीक हो गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो इंसुलिन है वो तो सबने पढ़ा होगा, सर ये आयोडीन की कमी से होती है। एग्जैक्टली हसन ने यहाँ पर पॉइंट अच्छा रेस कर दिया कि सर ये आयोडीन की कमी से होती है। यस, आयोडीन की कमी की वजह से, आयोडीन ना होने की वजह से या अच्छा आयोडीन इस्तेमाल नहीं कर रहे उसकी वजह से ये गोइटर, वेरी गुड वेरी गुड, खतीजा ने निकाला गोइटर। एग्जैक्टली ये तुम लोगों ने गोइटर पढ़ा हुआ है, ये थायराइड की बीमारी होती थी गोइटर। गोइटर में, थायराइड में हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है और गोइटर होता है। 3 बीमारियां होती हैं थायराइड अगर खराब हो जाए आयोडीन ना मिलने की वजह से। ठीक हो गया, वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग का आइडिया इसका। ये सारे क्या हैं? थायराइड, इंसुलिन, शुगर वाली, सब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ रिलीज करते हैं? ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। भाई यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है? डिसऑर्डर ऑफ गट नहीं, डिसऑर्डर, गोइटर इज नॉट डिसऑर्डर ऑफ गट, गोइटर इज डिसऑर्डर ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। ये फूल जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा भाई अब आगे चलते हैं, बात करता जाऊं इसमें आगे। तो अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा था? अभी मैं कर रहा था अगर मुझे कोऑर्डिनेशन करनी है, एक जगह से दूसरी का मैसेज भेजना है, या तो मैं हार्मोन्स के जरिए भेजूंगा, तफसील समझ में आ गई आपको, या फिर मैं नर्व्स के जरिए भेजूंगा। अब सर सर्जरी होती है इसमें, हाँ इसमें या तो ये इसके आप 2 चांसेस होते हैं, या तो फिर आप आयोडीन देते जाते हो, दवाइयाँ देते हो कि वो अपना साइज कम कर ले। अगर तो अपना साइज कम नहीं करता तो फिर सर्जिकली उसका साइज रिड्यूस करना पड़ता है। अगर सर्जिकली साइज रिड्यूस नहीं कर सकते, फिर आखिरी जो हमारे पास एक चीज़ होती है वो ये होती है कि हम सर्जिकली थायराइड का ग्लैंड ही रिमूव कर देते हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड। ये आखिरी चीज़ में होता है कि भाई आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, काम नहीं कर रहा थायराइड, आपने उसको निकाल के फेंक दिया। लेकिन फिर उसके बाद यार सी बात है, थायराइड वाला काम कौन करेगा? पूरी जिंदगी दवाइयों पे चलना पड़ेगा आपको, तो वो बड़ा एक प्रॉब्लम वाला सीन होता है। बहरहाल यहाँ तक सब क्लियर है। अब मैं आ जाऊँ उस मसले के ऊपर, गोश्त, ग्लैंड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ गोश्त, तो कह सकते हैं कि वो पूरा ग्लैंड ही स्वेल कर जाता है, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग कर जाता है वो। तो गोश्त बढ़ना कह सकते हैं, बट वर्ड ज़्यादा अच्छा मुनासिब स्वेलिंग का होगा। बहरहाल अब यहां तक सबको क्लियर हो गया मोस्ट प्रोबेबली कि व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब जो मैंने अगली बात बोली थी, अगली बात क्या बोली थी कि हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में से किसी एक को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, दोनों को क्यों करते हैं। एक बात आती है ना दिमाग में, भाई केमिकल क्यों जाया करें, नर्व्स को क्यों इस्तेमाल करें, दोनों में से किसी एक को यूज कर लें। जब दोनों का काम एक जैसा ही है तो जरा इसके ऊपर भी समझ लेते हैं बात को कि हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल क्यों करते हैं या दोनों का इस्तेमाल जरूरी क्यों होता है। ठीक है,